हो गया है 7:08 और ये देखिए कितना अंधेरा होने लग गया है। पूरा अंधेरा छा रहा है अभी। आज थोड़ा लेट हो गया, बहुत ही बिजी थी काम में मैं ऑफिस के। आज मैं नहीं गई हूँ बाहर। ऑलराइट, हॅलो, नमस्ते, कसे आहात? मी सोनल, मैं आपकी सोनल फ्रॉम यूएसए। मैं आज बाहर नहीं जा पाई क्योंकि आज बहुत काम था। फ्राइडे था पर आज बहुत काम था। ऑफिस का काम ख़त्म करते करते ही मुझे इतना लेट हो गया कि 7 बज गए और आज हस्बैंड लेके गए बाहर बच्चों को। मैं आज घर से ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने आपको बोला था कि आप जब यूएस आते हो तो फर्स्ट 2 महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत कुछ सेट करना होता है फर्स्ट 2 महीने में। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो जैसे 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर्स, नॉर्मली H1 पे लोग आते हैं तो 1.5 ईयर का रहता है उनका टेन्योर, राइट? तो बहुत कुछ सेट करना पड़ता है बिफोर आपकी फैमिली, आपका फर्नीचर, और अगर फैमिली आई है तो थोड़ी और चीज़ें आपको संभालनी पड़ेंगी। जो आपका ऑफिस तो इमीडिएटली चालू होता है, ऐसे नहीं होता है कि आप आए, लैंड किया, आप जेट लैग में हो तो आपको बोलेंगे कि चलो आप 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो। वैसा नहीं होता है। तो 2 चीज़ें साइड बाय साइड चालू होती है, एक तो अपार्टमेंट सेटिंग करना और एक तो क्लाइंट साइड पे वर्क बैलेंस करना। ये दोनों चीज़ें आपको कैसे बैलेंस करनी है, और दोनों भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब आते हो नई कंट्री में, जैसे मैंने बोला, आपको पहले SSN, आपकी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, फिर आपको सब सेट करना पड़ता है, आपका बैंक अकाउंट और बहुत सारी चीज़ें। अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आपको वो देखना है कि आप कैसे कम्यूट करोगे, कैसे ग्रोसरी भर के रखोगे, कैसे घर का सामान, फर्नीचर ला के रखोगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे अपार्टमेंट में कुछ नहीं मिलता है। ऐसे आप सोचोगे कि लाइट्स होंगे, सब होंगे, सिर्फ किचन में लाइट होता है मोस्टली, और जैसे मैंने बोला रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव होता है, बाकी सब चीज़ें आपको खुद खरीदनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें आपको लेनी पड़ती है। कभी आप अपार्टमेंट में रहते हो तो मेनी टाइम्स पीपल जस्ट आर मूविंग एंड दे कीप मूविंग सेल, तो आपको कभी कभी अपार्टमेंट में ही चीज़ें मिल जाती हैं। जब इंडिया से पहली बार आते हैं या कोई भी कंट्री से आते हैं तो मोस्टली हमारी सोच ये होती है कि हमको तो सब नया चाहिए, पर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, तो काफ़ी टाइम वो चीज़ें रिसाइकल, रोटेट होती रहती है। इन द सेंस के अगर कोई आया, सपोज मैं आई 6 महीने के लिए आई, मैंने फर्नीचर लिया था, शायद नया था, शायद सेकेंड हैंड था, पर अच्छा है, दूसरा कोई यूज़ कर सकता है, और रहने के लिए भी इजी पड़ जाता है बिकॉज अपार्टमेंट में ही रह रहे हैं, एक बिल्डिंग में, एक फ्लोर से नीचे के फ्लोर पे लाना है फर्नीचर। आपको नया खरीदना है तो आप अगर सोचेंगे कि आपके कंट्री जैसा आप फ़ोन करो और कोई डिलीवर करेगा और रेडी बना बनाया बेड आएगा, ऐसे नहीं होता है। इधर आपको खरीदना पड़ता है, घर में आता है बॉक्स में, फिर आपको बैठ के असेंबल करना पड़ता है, वो बेड हो या और कोई फर्नीचर हो, अनलेस यू गो फॉर लग्जरी आइटम्स। जैसे मेरा काउच है जो मैंने बड़ी शोरूम से लिया है, तो वो लोगों ने आके यहाँ पर असेंबल कर दिया। पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक बेड एंड ऑल, अगेन इफ यू बाय फ्रॉम बिग फर्नीचर, बिग शोरूम आइटम्स, दे विल कम एंड असेंबल। पर आप जब आते हो तो आप थोड़ा इकोनॉमिकल रहते हो क्योंकि आपकी तो फर्स्ट सैलरी भी नहीं हुई है। आप आए हो एक छोटे एडवांस पे या फॉरेक्स पे, जो आप इंडिया या पाकिस्तान या जो भी कंट्री से आए हो आप लेके आते हो, और कंपनी थोड़ा सा आपको फॉरेक्स देती है। तो वो फॉरेक्स में आपको पहले 2 हफ्ते का होटल का खर्चा भरना है, जो आप बाद में रियम्बर्स कर सकते हो नॉर्मली, पर आपके पॉकेट से आपको देना पड़ता है। फिर आपको अपार्टमेंट रेंट भरना पड़ता है। अपार्टमेंट रेंट कैसे होता है कि 1 महीने का अपार्टमेंट का रेंट होता है और उसके ऊपर आपको डिपॉजिट देना पड़ता है और 1 महीने का, तो मतलब आपको 2 महीने का रेंट भरना पड़ेगा। फिर आपको ग्रोसरी आइटम्स भरने हैं, फिर आपको इतना सारा खर्चा होता है एक ही महीने में, स्टार्टिंग में, फर्स्ट महीने में, कि ऐसे लगता है यार पैसों की तंगी हो गई। और इंडिया से या पाकिस्तान से या चाइना से आप सोचेंगे यार मैं घर वालों को क्यों तंग करूं, मेरे पैसे मैं क्यों उनको बोलूं कि कन्वर्ट करके भेजो, बिकॉज वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आप चाहते हो कि आपकी सैलरी जल्दी आए और आप सब एडजस्ट कर लो इसमें। तो ये सब कश्मकश के दरमियान आपको मैंने बोला कि आप पहले आप SSN कर लो। SSN आने को अप्लाई कर दिया आपने, आने के बाद लैंड करते ही 3-4 दिन है, ग्रोसरी वगैरह जो भी है वो आपको खरीद के रखनी है। फैमिली के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, पहले सिर्फ अपार्टमेंट सेट करने की बात करती हूँ मैं।
सो ये सब चीज़ें आपको करनी है। आपको शायद बड़ी लगेगा, आप ड्राइव नहीं कर पाओगे इमीडिएटली। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो कर सकते हो, पास में ही अगर ग्रोसरी स्टोर है, इंटरनल रोड से ड्राइव कर सकते हो, तो रेंटल कार लेके आप जा सकते हो IDP पे, इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट पे। पर बहुत सोच समझ के आपको ड्राइविंग करनी होगी, बिकॉज अगर आप कुछ गलती करोगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे उसका बहुत सारा असर होता है इंश्योरेंस पे। वो सारे टॉपिक्स मैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड्स में डील करूँगी, पर अभी के एपिसोड में मैं सिर्फ अपने फर्स्ट 2 महीने के लिए फोकस करूँगी। बेस्ट ऑप्शन आपको अगर उबेर या कैब से जाके, या आपको बड़ी मिलता है तो उनके साथ जाके आप एक साथ सामान भर लो सब। तो आपका SSN आ गया 3 हफ्तों में। नाउ यू आर सेट। आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करो, और अभी आपको ये सब करते करते आपके 2 से 3 हफ्ते निकल गए, मतलब आपका 1 महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है कि आप अपार्टमेंट में सेट हो रहे हैं, आपका SSN आ रहा है। अभी आपने SSN आने के बाद बैंक अकाउंट खोला, और बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको आपके एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है। तो वो कैसे इन्फॉर्म करोगे? तो मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयर के पास ऑनलाइन सिस्टम होती है, जहाँ पे आप डाल दो ये मेरा बैंक है। यहाँ पे बैंक के ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते कि कंपनी का टाइप है इधर तो यहीं पे बैंक अकाउंट खोला, ऐसे कुछ नहीं होता। नॉर्मली आप कहीं पे भी खोल सकते हो, जो भी बैंक पॉपुलर है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका इज़ वेरी कॉमन, वेल्स फार्गो इज़ वेरी कॉमन। सो जो भी बैंक है वहाँ पे फैसिलिटी में आप वो बैंक में अकाउंट खोल के बैंक अकाउंट का डिटेल्स आप अपने एम्प्लॉयर के साइट में डाल दो, ताकि वो आपके पेरोल टीम के पास जाए। तो उतना सेट हो गया ना। इसी में आपके 3 या 4 हफ्ते निकल गए। आपको शायद लगता होगा कि यार मैं कहाँ आ गया, मुझे तो मेरे दोस्त पे डिपेंड करना पड़ता है, उसको मुझे बार बार कॉल करना पड़ता है, फ़ोन करके बताना पड़ता है कि मुझे ग्रोसरी के लिए लेके जाओ, या मुझे कहीं पे भी जाना है तो मुझे किसी का रेफरेंस लगता है, उनके स्केड्यूल के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है। आपको अगर ऑफिस जाना है या इवन बैंक जाना है, कहीं जाना है, तो थोड़ी दिक्कत लगती है स्टार्टिंग में। पर डोंट वरी, जैसे मैंने बोला 2 महीने में अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस फॉलो करोगे, ये आप गाइड समझ लो आपको सेटल होने के लिए यहाँ पर, तो आपकी दिक्कतें आगे जाके कम हो जाएंगी। अगर आप लैंड होते हो समर में तो आपको लगेगा अरे वाह वेदर तो बहुत ब्यूटीफुल है, टेम्परेचर इतना अच्छा है, उसमें क्या है, मुझे क्या गाड़ी की ज़रूरत है, मैं तो ट्रेन से चला जाऊँगा। ठीक है, आप कर सकते हो, काफ़ी लोग करते भी है, ऐसे नहीं कि गाड़ी के बिना लोग रहते नहीं और रहा नहीं जा सकता। पर अगर आपकी फैमिली है तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप वो ऑप्शन भी ध्यान में रखिए कि आपको ऑप्शन सोचना है आपकी दिक्कतें कम करने के लिए, क्योंकि विंटर यहाँ पे बहुत हार्श होता है। हम लोग हार्श, अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करोगे तो आपकी दिक्कतें आगे जाके कम हो जाएंगी। और वही मेरा एफर्ट है कि आपको मैं आसानी से यहाँ पे सेट करूँ। और काफ़ी चीज़ें हैं जो कभी कभी समझ में नहीं आती कि कहाँ से चालू करूँ, इतनी सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है, तो यू जस्ट फील ओवरवेल्म कि मैं कहाँ ध्यान दूँ, घर सेट करने में ध्यान दूँ कि ऑफिस में। इसलिए ये सब स्टेप बाय स्टेप करना ज़रूरी है, और इसलिए फर्स्ट 2 मंथ्स बहुत क्रिटिकल है। सो जैसे मैंने बोला, आपका SSN आ गया, आपने बैंक अकाउंट खोल दिया, और बैंक अकाउंट खोलने के टाइम आपको एक फॉर्म भी भरना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड टैक्स फॉर्म, W4 फॉर्म। जैसे हमारे यहाँ टैक्स डिक्लेरेशन होना पड़ता है, वैसे ही टाइप का फॉर्म होता है। काफ़ी टाइम कुछ समझ में नहीं आता है कैसे भरना है। आप एडवाइस ले सकते हो टैक्स एडवाइजर से, या तो सिंपली मेरा सजेशन है कि आप स्टेप बाय स्टेप सिंपली जो उन्होंने बोला है वैसे फॉलो करो। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती है कि अरे मैं तो अकेला आया हूँ या अकेली आई हूँ, मेरी फैमिली बाद में ज्वाइन करने वाली है, तो मैं क्या करूँ। आप अकेले हो तो उसी हिसाब से फॉर्म भरिए। अभी अगर आप फैमिली के साथ हो उसी हिसाब से फॉर्म भरिए। जो भी टोटल आती है, नंबर आता है 0-1, आप डाल दीजिए, उसकी चिंता मत करिए। जितना आप नंबर कम रखोगे, जैसे 0-1, उतना आपका टैक्स डिडक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब कुछ बुरा नहीं है, इसका मतलब अच्छा है, क्योंकि आपके हाथ में अगर पैसे कम भी आए तो भी आपको पता है कि एट दी एंड आप जब टैक्स फाइल करते हो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नंबर ज़्यादा डाल दोगे, 3-4 उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी फैमिली में और बच्चे हैं 2 तो रिकमेंड करते हैं नॉर्मली टैक्स वाले। पर आप जो जैसा है, जैसे आप अकेले आए हो अभी, तो उसी हिसाब से फॉर्म भरिए। जो भी नंबर आएगा आप डाल दीजिए, आप बाद में वो फॉर्म चेंज कर सकते हो, तो ज़्यादा सोचिए। वो हो गया आपका W4 फॉर्म हो गया। अब का चौथा हफ्ता आ गया, आपने अभी तक बेनिफिट्स एनरोलमेंट नहीं किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि लोग ये मिस कर जाते हैं
क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं हमको पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ होती है यहाँ पे, और वैसा एजुकेशन हमारी कंपनी देती है हमको वहाँ बैठ के। पर हम लोग, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है आने के पहले, जैसे हमको शॉपिंग करना होता है, फॉरेक्स करना होता है, ये करना होता है, रिलेटिव्स को मिलना होता है, बैग्स खरीदनी होती है। तो ये सब चीज़ों में हम लोग कभी कभी वो अपना सेशन जो होता है, ओरिएंटेशन बोलते हैं या जो भी है, आप मिस कर देते हो। और उस चक्कर में क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती है कभी कभी। तो आने के पहले आपको वो सब चीज़ें बताई जाती है कि यहाँ लैंड करने के बाद क्या किया जाता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि आप लैंड करने के बाद आपको अगर ऑफिस में रिपोर्ट करना हो तो विद इन 24 आवर्स आपको I9 भरना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि अगर I9 उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, ये फेडरल कंप्लायंस है। अगर आप नहीं भरोगे तो आपको रिटर्न भी भेजा जा सकता है। तो आप प्लीज भूलिए नहीं कि आपको I9 भरना है विद इन 24 to 48 आवर्स एम्प्लॉयर के साथ। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको करनी है 48 आवर्स में। उसके बाद 3 दिन 4 दिन के बाद SSN अप्लाई करना है, और उसके बाद एम्प्लॉयर रिलेटेड जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें एम्प्लॉयर रिलेटेड बता रही हूँ, वो है फर्स्ट I9, उसके बाद W4, एंड तीसरी चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट, वो 30 दिन के अंदर आपको करनी होती है, वो ही बेनिफिट्स एनरोलमेंट। बेनिफिट्स एनरोलमेंट क्या होता है मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगी कि यहाँ पे हर एक को इंश्योरेंस कवरेज इम्पोर्टेंट है। आप इंश्योरेंस के बिना ये कंट्री में नहीं रह सकते। सो इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, और दिस इज अगेन अनदर कंप्लायंस, क्योंकि अगर आप बेनिफिट्स आपकी जो है इंश्योरेंस की प्लान आप चूज नहीं करते हो विद इन 30 डेज, आप वो मिस करते हो डेडलाइन, तो आप वापस उसको नहीं भर सकते। उसके लिए कंडीशंस होती है बहुत सारी कि आपको वो कंट्री के बाहर जाना होता है और फिर वापस आना होता है, या तो फिर कंपनी आपको बोलेगी कि आप कहीं बाहर से इंश्योरेंस खरीद लो, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन करना पॉसिबल नहीं होता है कंपनी। और ये कंपनी का रूल नहीं होता है, ये IRS का रूल है यहाँ का, तो कंपनी इसमें डेविएशन नहीं कर सकती। और ये मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग एशियन कंट्रीज से आते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है बेनिफिट्स का, और वो बहुत बार मिस करते हैं। और फिर हमको उनको बोलना पड़ता है कि भाई आप बाहर से खरीद लो या कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लो, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, उसका डिडक्शन बहुत हाई होता है। अगर आप जनवरी फरवरी में आते हो और अगर आप मिस करते हो तो बहुत पंगा है, क्योंकि आप पूरा साल बिना इंश्योरेंस के अगर फैमिली के साथ हो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अगर आप अक्टूबर नवंबर में आए हो और अगर आपने मिस कर दिया तो चल जाएगा 30 दिन का डेडलाइन, क्योंकि आपका जो एनरोलमेंट है नवंबर में एक सेकेंड एनरोलमेंट चालू होता है नॉर्मली, अक्टूबर नवंबर उसी दरमियान सभी का, हर एक एम्प्लॉयर का। तो उस एनरोलमेंट साइकिल में आप नेक्स्ट ईयर का एनरोलमेंट कर सकते हो। तो आप 2 महीने आप जैसे तैसे निकाल भी लोगे, पर पूरा साल नहीं निकाल सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि I9 करो और आप बेनिफिट्स एनरोलमेंट करो, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। W4 इज इम्पॉर्टेंट फॉर टैक्स पर्पसेस, बट इट इज़ नॉट दैट कि अगर नहीं भरोगे तो कुछ गलती हो गई या कुछ मिस कर जाओगे, ऐसा नहीं है। आप वो भर सकते हो स्लोली भी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है फर्स्ट मंथ में। और जैसे ही आपका फर्स्ट मंथ खत्म होता है, आपने जैसे मैंने बोला ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे दिया, रिटन टेस्ट, आपके पास लर्नर्स लाइसेंस आ गया। अभी परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको किसी की हेल्प लगेगी, तो आप अकेले गाड़ी लेके नहीं जा सकते, आपको किसी को साथ में लेके जाना पड़ेगा जिसके पास परमानेंट लाइसेंस है, जो आपको हेल्प करेगा। और फिर आप ड्राइविंग टेस्ट दो। मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप ड्राइविंग टेस्ट क्लासेस ही लो, ताकि वो टीचर्स आपको सब बता देते हैं कि कहाँ पे पार्किंग करनी है, कहाँ पे टेस्ट होगा। सो यू आर सो कॉन्फिडेंट कि देयर इज नो चांस दैट यू विल फेल द एग्जाम। दैट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यू माइट स्पेंड सम मनी, बट बेस्ट ऑप्शन टू गेट दी ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आपकी खोज चालू होती है गाड़ी की। तो गाड़ी के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे गाड़ी की कुछ कमी नहीं होती है। आप गाड़ी सेकेंड हैंड ले सकते हो मार्केट से, या आप गाड़ी खरीद सकते हो नई डीलर से, इजी ऑप्शन। या थर्ड ऑप्शन, डीलर के पास भी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ होती हैं, और यहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। तो वो कैसे खरीदते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, एक उसके ऊपर पूरा एपिसोड करूंगी, तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी कैसे खरीदी जाती है। बट यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। सिर्फ दिक्कत ये होती है कि आपको वहां तक कौन लेके जाएगा, डीलर हो या सेकेंड हैंड कोई अगर थर्ड पार्टी, जैसे मेरे जैसा कोई जा रहा है वापस चलो कंट्री में, तो मुझे गाड़ी बेचनी है, या मैं कहीं लोकेट हो रही हूँ बॉस्टन से टेक्सास, और मुझे गाड़ी नहीं लेके जानी, मुझे नई गाड़ी खरीदनी, तो मैं गाड़ी बेच रही हूँ। तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं, पर
वो शायद आपके अपार्टमेंट से काफ़ी दूर रहेंगे, तो तभी आपको बड़ी की ज़रूरत डेफिनेटली लगेगी कि वो आपको हेल्प करे, वहाँ तक लेके जाए, गाड़ी देखे और गाड़ी का सब चेकिंग करवाए और गाड़ी खरीदे। सो ये जो दूसरा मंथ है वो आपका ये सब चीज़ों में काफ़ी डेडिकेट होगा कि आपको गाड़ी की खोज करनी है। फिर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है डॉक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पे फिजिशियन को जनरल पीसीपी बोलते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट इमीडिएटली नहीं मिलता है कि चलो कॉल कर दिया अपॉइंटमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको देखना पड़ता है कि आपके इंश्योरेंस के नेटवर्क में कौन सा प्रोवाइडर है डॉक्टर, और उस हिसाब से उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट को नॉर्मली 1 या 2 महीने लग जाते हैं, तो आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लो। एक जनरल अपॉइंटमेंट, घर वाले आ गए, दराज बंद हो रहा है, अपॉइंटमेंट आप ले लो डॉक्टर की, ताकि आपके पास एक डॉक्टर हो जो इमरजेंसी में आपको ज़रूरी होता है कि इमरजेंसी में आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता है। सो वो डॉक्टर सेट कर लो आप। तो आपकी ये चीज़ें सेट हो जाएगी तो फर्स्ट 2 महीने में आप काफ़ी हद तक सेटल हो जाते हो। आपको पता है कि आपका एम्प्लॉयर का भी सब ऑब्लिगेशन जो है, बेनिफिट्स, टैक्सेस, बैंक का अकाउंट डिटेल्स सब एम्प्लॉयर को दे दिया, और घर के लिए भी अपने फर्नीचर के लिए बड़ी की हेल्प ले ली या ग्रोसरी के लिए हेल्प ले ली। तो ये फर्स्ट 2 मंथ्स बहुत क्रिटिकल है। अगर आप अच्छे वेदर में आए हो तो आपके पास एम्पल टाइम होता है सब करने के लिए। अगर आप विंटर के टाइम आते हो तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, पर ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस करोगे, अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस करोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी। सो crucial steps to follow in the USA that I have got. Feel free to write anything in the comments and I will answer that, and stay tuned. I hope this was a useful information. अगर आपको नहीं लगती इन्फॉर्मेशन यूजफुल या आप नहीं आ रहे हो इमीडिएट फ्यूचर में, पर आपको पता है कि कोई जा रहा है और उनके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है, तो प्लीज़ ज़रूर फॉरवर्ड करिए ये। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो थम्स अप तो बनता है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सोनल फ्रॉम USA and keep watching my episodes and stay tuned for my next episode. Till the time, bye bye.